प्रधान जी, ये बात तो ठीक कही आपने। अब मैं एक थोड़ा सा भिन्न सवाल और आपसे करना चाहता हूं। वो है ये कोरोना वायरस के फैलाव के बारे में, किस तरह से ये संक्रमित हो रहा है। एक बार ये फैलाया गया शुरुआत में, अभी भी चल रहा है कि साहब ये तो चीन से फैला है और चीनियों ने फैलाया। उसके बाद भारत में ये प्रचार चालू हो गया कि नहीं नहीं, ये अब भारत में तो वो जमात वालों ने फैलाया है, तबलीगी जमात वालों ने। अब ये प्रचार ये भी चल रहा है कि माइग्रेंट वर्कर जो हैं, जो प्रवासी श्रमिक है, वो जा रहे हैं तो वो पूरी देश में इसको फैला रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं, ट्रेनों में जा रहे हैं, स्टेशन के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं, आदि आदि। तो इसमें आप कहां तक सच्चाई देखते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। एक है तथ्यात्मक बात, एक है प्रचारात्मक बात। तभी प्रचारात्मक बात को अगर तथ्यात्मक रूप से नहीं है तो इसका मतलब ये है कि साफ साफ आपकी कुछ न कुछ इसके पीछे का सोच है, कूटनीति है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो चाइना में वायरस बना, कि चाइना से फैला, कि चाइना ने फैलाया, ये सब बहस का विषय नहीं है, ये जांच का विषय है। और जांच के आधार पर अगर ऐसा हुआ है तो उसकी जांच की जानी चाहिए। और जांच अगर होती है तो जांच के बाद वो सत्य और तथ्य आ जाएगा। हम तो कोरोना के संदर्भ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा संगठन मानते हैं आज, जो सारे देशों से ऊपर और सारे देशों के लिए काम करने वाली एक मंच है। आज तक WHO ने इस बात को नहीं कहा, बल्कि वो ये कह रहा है कि ये मैन मेड वायरस नहीं है। ये अभी ठीक है, आज वो कह रहे हैं, कल हो सकता है ये। तो इसके बारे में अगर आपको कोई जांच करनी है तो जांच हो, तथ्य निकल गया है। पर आपने देखा कि सद्दाम हुसैन के बारे में क्या मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है उसके पास, उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया, उसको खत्म कर दिया, वो निकले नहीं आए थे। ईरान के बारे में आप कह रहे हैं कि वो तो हमारे पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। आप कोरिया के बारे में कह रहे थे, उत्तर कोरिया के बारे में, कि उत्तर कोरिया में थी, और उत्तर कोरिया में खुद ट्रंप पहुंच गए। यानी ये जो कहना है ये तो एक खास इनका पैटर्न है। तो हमको ऐसा लगता है कि आज की तारीख में ये जो महामारी है, उस महामारी से ध्यान हटाने का, एक तो ध्यान हटाने का मुहिम है, और दूसरा इसका एक राजनीतिक संदर्भ है। तो वुहान में ये शुरू हुआ, राइट, बिल्कुल सही बात। अरे वुहान में शुरू हुआ और वुहान में एक महामारी के रूप में फैला, वो अलग बात है, कहां से फैला, कौन किसने बताया कि नहीं, वो तो जांच का विषय। पर यह एक सत्य है कि चाइना ने सफलतापूर्वक उसको संक्रमण को रोक लिया। चाइना ने वहां नहीं हुआ माइग्रेंट वर्कर का जिस तरह मेला लगा है, दुनिया में कहीं नहीं हुआ जो हिंदुस्तान में हो रहा है। अब ये माइग्रेंट वर्कर तो वहां तो ये तो आबादी के हिसाब से तो हिंदुस्तान चीन की तुलना होनी चाहिए। यहां तो संसाधन का सवाल है, आबादी का सवाल है, जो उनका पिछड़ापन से, जिस पिछड़ेपन से वो आगे आगे विकसित हुए, पृष्ठभूमि का सवाल है। तो आज स्थिति क्या दिख रही है कि वो चाइना, उसने मुकाबला कर लिया, और आज की तारीख में पूरी देश की जनता को सुविधाओं के आधार पर, चिकित्सा के आधार पर, तो वहां समाजवादी प्रकृति का एक सामाजिक व्यवस्था है। और अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश, इस पर जेट है, सैटेलाइट्स हैं, परमाणु हथियार हैं, अंतरिक्ष में आगे युद्ध करने की ताकत है, किसी भी देश की बाहें पकड़ के मरोड़ देता है वो, दुनिया में कोई भी कानून बनाने हो उसको तोड़ देता है वो। इतना ताकतवर देश अपने देश के नागरिकों और कोरोना से लड़ने वाले जो फ्रंट लाइन के लोग हैं उनको सुरक्षा किट तक नहीं दे पा रहा। तो ये जो बुनियादी रूप से सवाल आया है, ये सवाल है अमेरिका में ऐसा क्यों हो रहा है और चाइना में ऐसा क्यों हो रहा है। अमेरिका में इसलिए हो रहा है कि अमेरिका के अंदर पूरी तरीके से पूंजीवादी राज है, और स्वास्थ्य, शिक्षा, सब कुछ वहां, आवास, ये सब कुछ निजी क्षेत्र में मुनाफे के लिए। तो वहां गरीब आदमी के पास इलाज की कोई व्यवस्था नहीं, गरीब आदमी इंश्योरेंस नहीं करवा पाता, वहां इंश्योरेंस में कवर नहीं होता, और सरकारी अस्पतालों को आपने दुर्गति कर दी। तो आप पूंजीवादी साम्राज्यवादी प्रकृति के देश हैं, तो आपने वहां व्यवस्था बनाई और आपके केंद्र में मुनाफा है। तो इस पूरे दौर में भी आप मुनाफे के लिए दौड़ लगा रहे हैं। ट्रंप साहब की जो बेचैनी है वो वहां मरने वाले लोगों को बचाने की नहीं है, वो कैसे कैसे वो आ जाए अर्थव्यवस्था को, दोबारा से वो चुनाव आए तो चुनाव के अंदर वो जीत जाए।
ताकि वो अपना रियल एस्टेट का धंधा और ऑयल तेल का धंधा इसमें सब में लगे खरबों रुपए कमा ले, और उनको समर्थन करने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके हित पूरे हो जाएं। तो आज भी दिख रहा है। तो इसलिए ये ऐसा है कि इसके अंदर अगर आप ऐसी जांच होती है तो उस जांच को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का मसला है, उसके बारे में हमारा कुछ नहीं। लेकिन जो सामने आ रहा है, दूसरी बात क्या है हमारे देश का, कि जनवरी से ये वार्निंग आई हुई है, कि जनवरी से पूरी दुनिया के अंदर वार्निंग आ गई कि ये संक्रमण कोरोना का फैल रहा है। तो मोदी जी, हमारे देश की सरकार, हमारे देश की इतनी बड़ी बड़ी भारतीय जनता पार्टी, ये क्या कर रहे थे? जनवरी से लेके आप इंतजार कर रहे थे मार्च तक का। इस बीच में आप क्या कर रहे थे? ट्रंप की अगवानी कर रहे थे, लाखों लोगों को सड़क पर उठा रहे। वो विदेशी नहीं है, जमात का कोई आया हो सकता है विदेशी, जांच करो, वो विदेशी नहीं थे। पूरी दुनिया से जो आए हैं वो विदेशी नहीं है। तो आप जो है उसको आप अगवानी कर रहे हैं, अपनी चमचागिरी कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। उसके लिए आप कोरोना का जो लॉकडाउन लगाना था उसको नहीं हो। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनानी तोड़ फोड़ करके 22 के 22 विधायक खरीद लें, उनको उठा के ले गए, किस रिसोर्ट में रख रहे हैं, कहां रख रहे हैं। और उस दिन जब विधानसभा में विश्वास मत का सवाल आया, कांग्रेस के लोग आए, उन्होंने सत्र बुलाया, वो लगा के आए मास्क। सारे भाजपा के लोगों ने, कोई कोरोना नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, ये नौटंकी है। वो नौटंकी कर रहे थे कि सच्चाई में कर रहे थे वो अलग प्रश्न है, पर कोरोना तो सच्चाई थी। तो आप कोरोना का, तो आज आपकी जो असफलता है उस असफलता को छिपाने के लिए आप पूरी तरीके से ये प्रचार कर रहे हैं कि तबलीगी जमात ने पैदा करती है। तबलीगी जमात के लोग हैं और संक्रमित है, तो आप तबलीगी जमात, हिंदू, मुसलमान, माइग्रेंट, गैर माइग्रेंट, इसके रूप में क्यों परिभाषित कर रहे हैं? आप संक्रमित के रूप में परिभाषित कीजिए उसको संक्रमित के रूप में आप क्वारंटाइन कीजिए उसको। आप उसका इलाज करने में अगर कोई दिक्कत देता है तो आप कानूनी रूप से कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल ठीक। पर आप एक खास तरीके से कह रहे हैं कि नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सरकार तो लॉकडाउन से ठीक कर लिया था उसने, इन्होंने तोड़ दिया। तो ये कहां ठीक कर लिया आपने? अहमदाबाद में क्या कर लिया आपने? बंबई में क्या कर लिया आपने? भोपाल में आपने क्या कर लिया? पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? ये क्या हो क्या रहा है? तो ये एक, अब कह रहे हैं कि माइग्रेंट वर्कर। अब मुझे बताइए कि माइग्रेंट वर्कर का बंबई से चल रहा है और देवरिया जा रहा है और पैदल जा रहे हैं, तो 18-20 दिन लग रहे हैं उसको, हजारों की तादाद में जा रहे हैं। तो आपके इतना सैटेलाइट है, इतना रो है, इतना विजिलेंस है, इतना प्रशासन है आपके पास, सब कुछ है आपके पास, आपको ये मूवमेंट भी दिख रहा है। तो आप ये कर सकते थे ना कि वहां कैंप लगा देते, उनकी व्यवस्था कर देते और उनको पूरा इंतजाम कर देते। अगर व्यवस्था कर देते तो ये माइग्रेंट वर्कर का मूवमेंट खत्म हो जाता। तो आपने अपनी असंवेदनशीलता, अपनी गैर जिम्मेदारी, माइग्रेंट वर्कर को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देने की जो प्रवृत्ति है आपकी, कॉर्पोरेट्स की जो चाकरी कर रहे हैं उसकी जो प्रवृत्ति है, उसके लिए आपने ये परिस्थिति पैदा कर दी। इसलिए आज जो परिस्थिति सामने आ रही है उसमें दो चीजें बहुत साफ है कोरोना के चक्कर। अमेरिका साम्राज्यवादी देश, जितने पूंजीवादी देश हैं सबके अंदर हालत खराब। जितने समाजवादी देश हैं, चाइना है, वियतनाम है, क्यूबा है, इनकी हालत देखिए आप। वियतनाम में एक भी व्यक्ति नहीं मरा। क्यूबा के लोग, छोटा सा देश है क्यूबा, अपनी मदद कर रहा है, अपने देश की जनता की मदद कर रहा है, दुनिया में जा रहा मदद कर। और हमारे देश में केरल, जिसका सब मॉडल चल रहा है, तो केरल के अंदर पिनराई विजयन जो है, उनके एक अकेले व्यक्ति का करिश्मा थोड़ी है, वो करिश्मा है वहां की वैचारिक आधार पर जो ढांचा चलाने की उनकी जो कमिटमेंट है, वो जो वैचारिक लेफ्ट ओरिएंटेड जो उनकी आइडियोलॉजिकल जो कमिटमेंट है, तो जनता उनके केंद्र में और जनता की मदद करना, जनता की सुरक्षा करना, उसके लिए समर्पित है। वो प्रशासन के साथ साथ वहां की जो पूरी पार्टी के जन संगठनों के CITU के जो लोग हैं पूरी ताकत के साथ लगे हुए। तो इसलिए साथियों, ये जो कहना कि वो कोरोना वहां से वुहान से फैला, चाइना ने फैला, इसने फैलाया, हम सीधे बात कहना चाहते हैं कि ये कोरोना वायरस की चुनौती है, इसको स्वीकार कीजिए और इसको उसका मुकाबला करने में पूंजीवादी व्यवस्थाएं, चाहे उन्होंने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा छोड़ दी, पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो मजबूत नहीं किया, तो खत्म कर दिया। इस कारण ये महामारी का ये रूप आया है सामने। अगर आप इससे मुकाबला करके आने के लिए कोई सबक सीखना चाहते हैं तो आपको सबक ये सीखना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत कीजिए, जनता को एम्पावर्ड कीजिए,
जनता के अधिकारों को मजबूत कीजिए, उनकी क्रय शक्ति बढ़ाइए, उनको रोजगार दीजिए। इसको आप करेंगे नहीं, इसको नष्ट करेंगे और दूसरा दुष्प्रचार करेंगे। उस दुष्प्रचार से देश की मदद नहीं मिलेगी, न कोरोना से मुकाबला होगा। और उस तरीके से इसको इस नजरिए से देखने की जरूरत है। ठीक सर, आपने ये बात सही कही कि कोरोना का अगर मुकाबला करना है तो भेदभाव करके मुकाबला हो नहीं सकता। अब आप 22 तारीख को आप एक विरोध दिवस मना रहे हैं, पर 22 तारीख को सब कुछ खत्म तो हो नहीं जाएगा। न कोरोना खत्म हो जाएगा, न श्रम कानूनों में बदलाव और जो हमले हुए हैं वो तत्काल खत्म हो जाएंगे। तो आगे मुकाबला कैसे होगा? देखिए, 22 तारीख का जो विरोध दिवस है, इससे पहले 11 मई को जो विरोध दिवस हुआ, उससे पहले पूरे देश के अंदर 21 अप्रैल को सीआईटी ने विरोध दिवस किया। 14 मई को स्कीम वर्कर्स का, जो कोरोना की लड़ाई में जो फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, उनके समर्थन में जो किसान सभा ने किया, दूसरे संगठन जो कर रहे हैं। एक्चुअली मामला क्या है साहब, कोरोना में जो लॉकडाउन कर दिया आपने और हमला बोल रहे हैं, तो पहली हमारी कोशिश ये है कि आप हमला कर रहे हैं तो आप ये मत मान के चलिए कि ये अननोटिस्ड है या इसको हम प्लेनली सिंपली छोड़ देंगे। हमारा अपना जो आम करोड़ों करोड़ लोगों का जो स्वर है, जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अंदर उठाएंगे। एक, बार बार चिट्ठियां लिखने के बाद, बार बार निवेदन करने के बाद, बार बार पिटीशन करने के बाद, करोड़ों माइग्रेंट वर्कर की ये दुर्गति सामने आने के बाद भी अगर आप अपनी बातों को बारे में, अपनी नीति के बारे में पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जो भी परिस्थिति हो उसके अंदर हम जो भी परिस्थिति परमिट करती है उसी परिस्थिति के अंदर हम मुकाबला करें। तो 22 तारीख को ये सारे संगठन, मतलब सेंट्रल ट्रेड में भारतीय मजदूर संघ को छोड़ के, ये बड़ी अलग बात है कि भारतीय मजदूर संघ मुद्दों पर सहमत है, वो भी विरोध कर रहे हैं, मतलब ये वो भी मध्य प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के बारे में कह रहे हैं कि ये गलत है। तो हमारा उनसे आग्रह ये कि जब वो गलत है तो उसका विरोध करने की ताकत जो है, उस ताकत को आप बिखेर क्यों रहे हैं? ठीक है, ये उनका अपना मसला है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ को छोड़ के बाकी सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, इंटक है, एटक है, एचएमएस है, सीआईटी है, एआईयूटीसी है, बैंक के संगठन है, बीमा के संगठन है, केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, दूसरे जो पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग उनके महासंघ हैं, ये सारे महासंघों ने इकट्ठा होकर तय किया है कि सरकार का ये जो मजदूर विरोधी और देश विरोधी और अर्थव्यवस्था विरोधी ये जो कदम हो रहे हैं, इन कदम का विरोध किया है। तो 22 तारीख को ये विरोध होगा। ये विरोध किस रूप से होगा, ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हालात के हिसाब से तय होगा, लेकिन विरोध होगा, पूरे देश में होगा। दूसरी बात यह है कि ये बात सही है कि हम एक विरोध कर देंगे, सरकार तो पीछे नहीं हटने वाली। तो हम सबको ये समझना है कि ये दरअसल कोई चूक से सरकार द्वारा उठाया गया कदम नहीं, या जो कुछ सरकार कर रही है वो ऐसा नहीं कि कोई गलत एडवाइजर उनके पास बैठा है और वो कर रहे हैं। ये बिल्कुल सुविचारित है और वो जिस वर्ग के पक्ष के हैं, जिन वर्ग के लोग हैं, उनके लिए यही कदम उनको उठाना है जो कदम वो उठा रहे हैं। तो इससे आप बिल्कुल गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि सरकार कोई अचानक कोई दिशा पलटने वाली है। ये उस वर्ग की है, उस वर्ग की सेवा करेगी, और उस वर्ग की अगर सेवा करनी आज, उस वर्ग को बचाना है, तो मुनाफे हो नहीं रहे उनको, क्योंकि मांग नहीं है, मंदी है, और उनकी मुनाफे बढ़ाने हैं, परिसंपत्तियां बढ़ानी है। तो परिसंपत्तियां बढ़ाने का तरीका क्या है कि राष्ट्रीय संपदा को लुटा के उनके हवाले कर दो, संपदा को लुटा के उनके हवाले कर दो, मतलब उनके हवाले सब कुछ कर दो, उनको मजबूत कर दो, उसके लिए तमाम सारे करोड़ों करोड़ लोगों का खून चूस लो। अब ये एक पूरी दिशा है, आज आपको भली लगे या बुरी लगे, इस दिशा में ऐसे साधारण तब्दीली नहीं हो सकती, पर ये तब्दीली नहीं होगी ये सोचना भी गलत है। दुनिया में इतिहास इस बात का गवाह है, इससे ज्यादा क्रूर, इससे ज्यादा अमानवीय हालातें आई हैं और लोगों ने दसियों साल नहीं सैकड़ों साल तक झेला है, पर जब वो उठ के खड़े हो गए, मुकाबला किया, पलट दिया गया उसको। तो अब जो हालत बन गई है आम जनता के सामने पूरी दुनिया, और कोरोना ने इस चेहरे को सामने ला दिया कि आप जो कथित विकास की अवधारणा रख रहे थे, जो ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण के नाम पर कर रहे थे, खरबपति बढ़े, करोड़ों गरीब आदमी और गरीब हो गया, और वो गरीब इस हालत में आ गया कि 2 दिन भी खाने विपरीत परिस्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति में 2 दिन भी खुद को और अपने परिवार को नहीं बचा सकता। ये इस स्थिति में है।
तो अब ये स्थिति बदलने वाली नहीं है, बल्कि सरकार की जो नीतियां इन हालत को और खराब करेंगी। तो एक तो ये प्रोटेस्ट है, और दूसरा इन नीतियों को लोगों को, जो लोग इन नीतियों से परेशान है, तबाह है, उनको ये समझाना है कि ये जो नीतियां हैं ये है असली जिम्मेदार। ये कोई नेता का प्रश्न नहीं है। आज एक्स की जगह वाई की जगह जेड नेता आ जाए, पर नीति अगर यही रहेंगी तो हालत यही बनेगी। तो हमारा ये जो मुहिम है, प्रोटेस्ट, विरोध कार्रवाई, इसके साथ साथ ये वास्तविक परिस्थिति चेहरा है वो देश की जनता के सामने, खासतौर मजदूर के सामने लेके जाना है। हम ये जानते हैं कि मजदूर के पास वो ताकत है कि उन नीतियों के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कारगर ताकत है उसके पास। इसलिए मजदूरों के संगठन की विशेष जिम्मेदारी है, ट्रेड यूनियंस की विशेष जिम्मेदारी है, और समाज के अंदर मजदूर वर्ग की एक भूमिका है। वो जागरूक है, आधुनिक उत्पादन व्यवस्था में काम करता है, और सीधे सीधे जिन मुनाफाखोरों के लिए सरकार लगी हुई है, उन मुनाफाखोरों के मुनाफे पैदा करने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। तो अगर उसकी समझ में आ जाए कि जो मुनाफाखोरों की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था पूरी तरीके से मुझे और मेरे परिवार को और मेरे समाज को और मेरे देश को तबाह कर रही है, उसके खिलाफ खड़े होना है। तो इसके लिए हम लोगों का ये मुहिम है कि ये जो सरकार के हमले हैं उनका विरोध करते हुए ये जो मुद्दा है जो सामने आ रहा है, उसके पीछे की नीति क्या है, क्यों हो रहा है ये, और उस नीति के पीछे की राजनीति क्या है, इसको लोगों के बीच में ले जाना। और ये अच्छा, एक कोरोना ने एक ऐसा आम, जिसको कहते हैं ना, आम लोगों को शिक्षित करने का काम, जो काम सैकड़ों साल में नहीं हो पाया, वो कोरोना की महामारी के 1 महीने के अंदर आम जनता को उसके सामने आ गया। तो आम जनता की बड़ी इससे शिक्षा हुई है, सरकारों के बारे में, समाज के बारे में, अपने खुद की हैसियत के बारे में, सबको कुछ समझ में आया। तो अब जरूरत इस बात की कि ये जो परिस्थिति निर्मित हुई है, इस परिस्थिति को हताश होने की जरूरत नहीं है। सरकार हमला करेगी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये जो जिन नाम हम लेते हैं, तो उस समय तो इतना भी अवसर नहीं था। उन्होंने देख लिया था कि लुटेरी व्यवस्था का पैर जमीन के अंदर नहीं है, जड़ नहीं हो सकती। जनता की जड़ें हैं जमीन के अंदर। ये जो जनता है, ये इसको समझ में आ जाएगा तो इनको उखाड़ के फेंक देंगे। तो ऐसे साम्राज्यों को उखाड़ के फेंक दिए। तो अब ये हमारा दायित्व है। इसीलिए ट्रेड यूनियंस की ओर से हम सारे साथी से कहना चाहते हैं कि इसमें हताशा, निराशा की कोई बात नहीं। स्पष्ट समझदारी रखिए, ये सरकार ऐसा कर रही है, करेगी। इसको रोकने के लिए वो अपने आप नहीं रुकेगी, हाथ जोड़ के निवेदन करने से नहीं रुकने वाली। हमको भी अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का एहसास कराना पड़ेगा। और आखिरी में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये सारे लोगों ने देखा होगा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ, ये जो मजदूरों को खासतौर से समझने की जरूरत है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो बाहर मुंह दूध की मक्खी की तरह निकालती, और जब लॉकडाउन के बाद उत्पादन की प्रक्रिया को सामान्य करने की संभावनाएं बनी, तो वही रियल एस्टेट के प्लेयर, वही उद्योगपति, वही कारखाने के मालिक सरकार के पास गए, चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो चाहे गुजरात की सरकार, इनको जाने मत दीजिए। इनको अगर चले जाएंगे तो हमारा काम कैसे होगा। और आज रोज अखबार में छप रहा है मजदूर के बिना काम नहीं हो रहा। मजदूर तो सरकार को तो नहीं करेगी मजदूर का पक्ष, वो तो पूंजीपति के पक्ष में करेगी। सरकार तो मजदूर की कमी को के नाम पर 8 घंटे की जगह 12 घंटे करके पूंजीपति को पक्ष करेगी। पर इससे एक बात तो निष्कर्ष निकला है कि अगर देश का निर्माण कोई कर रहा है तो पूंजी की भूमिका है, लेकिन श्रम की भूमिका उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम नहीं है। तो सरकार को श्रम की भूमिका को अगर रेखांकित कराना है तो ये मजदूर के पास ही ताकत है। तो आने वाले समय में ये ही जो परिस्थिति है, ये ही जो सत्य है, वही हमारी लड़ाई का आधार है, वही हमारी रीढ़ की हड्डी है, और यही हमारी विश्वास का, कोई अंधविश्वास नहीं, यही हमारी विश्वास का आधार भी है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चुनौतियां हैं, परिस्थिति गंभीर है, सरकार आक्रामक है, सरकार मजदूरों के अधिकारों को छीन रही है, अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में हमला बोल रही है। पर सब मिलकर अगर एकजुट होंगे और इन मुद्दों का, इन नीतियों से संबंधित रेखांकित करने में सफल होंगे और इन नीतियों को हटाने के लिए उस राजनीति को दूर का मुकाबला करेंगे जो राजनीति इन नीतियों को चला रही है, तो हम सफल होंगे। मुझे आप सबसे अपील करता हूं मैं आपसे
कि 22 तारीख की विरोध कार्रवाई में बड़े पैमाने हिस्सा लीजिए और आने की लड़ाई के लिए तैयार कीजिए। धन्यवाद।